हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी एक महत्वपूर्ण विचारक है जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करे थे और हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विचारक हैं। तो हम बात करते हैं हॉब्स की। हॉब्स का जन्म हुआ था ब्रिटेन में 1588 में। ब्रिटेन में माइल्स मेसवरी के पास वेस्टफोर्ड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ उससे पहले ही स्पेन के जल सेना ने ब्रिटेन पे आक्रमण कर दिया, तो इस डर के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म वक्त से पहले हो गया। तो उनकी माता इतना डर चुकी थी कि उनका जन्म पहले ही हो गया, इसीलिए थॉमस हॉब्स भय को अपना जुड़वा भाई कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि उनकी जननी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, भय और एक उन्हें। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसीलिए राजतंत्र का समर्थक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यहाँ बन गया कि जो हॉब्स है वो किसका शिक्षक है? चार्ल्स प्रथम। सेकंड क्वेश्चन कि वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं? राजतंत्र का समर्थन करते हैं। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति। हम थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार सारी चीज़ों को लिखा। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान का अंत शक्ति है। यानी अगर ज्ञान का अंत करना है तो उसका अंत किसके द्वारा हो सकता है? शक्ति के द्वारा। और उन्होंने अपनी बुक डी कॉर्पोरे नामक जो 1655 में लिखी थी, उन्होंने उस रचना में इन्होंने यह कथन लिखा है। थॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, भौतिकी, मनोविज्ञान की सहायता से करा। यानी जब वो राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान का अध्ययन करा और उसके साथ ही राजनीति विज्ञान का निष्कर्ष निकाला। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट बन गया। यानी थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद। थॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वयं गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि इन दोनों का कहने का मतलब क्या था। हॉब्स ये कहते हैं कि कोई भी अणु है, कोई भी चीज़ें हैं, वो खुद गतिशील होते हैं, उन्हें स्वयं ही पथ मिल जाता है। मतलब अगर कोई मनुष्य अपने लिए कुछ राह चुनना चाहता है तो वो खुद इतना गतिशील होता है कि उसको अपने आप राह मिल जाती है। लेकिन जबकि मार्क्स ये कहते हैं कि जैसे कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम दिया था, जिसके अंदर उन्होंने सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीपति विचारधारा का विरोध करा था। तो उन्होंने यही कहा था इसमें कि अगर हमें सर्वहारा वर्ग को शक्तिशाली बनाना है तो उनका नेतृत्व करना पड़ेगा। नेतृत्व के लिए बाहर से शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन थॉमस हॉब्स इसके विपरीत बोलते हैं कि व्यक्ति या भौतिक अणु स्वयं गतिशील होते हैं। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। उनके हिसाब से व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। यानी जो व्यक्ति है और संपूर्ण विश्व है वो सारी चीज़ें किससे बनी है? भौतिक अणुओं से बनी हैं। और ये जिस टाइम राजनीति का अध्ययन कर रहे थे, इन्होंने इतिहास और नैतिकता का अध्ययन नहीं करा। इन्होंने किस किस का अध्ययन करा था? भौतिकी, रसायन विज्ञान और ज्यामिति का अध्ययन करा था। तो इसीलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है, क्योंकि पहले उन्होंने लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में ही लिखी है। मैंने अभी तक आपको दो बुक्स बता दी थॉमस हॉब्स के, डी कॉर्पोरे और लेवियाथन। लेवियाथन उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है या रचना। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कोलेस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया, क्योंकि वह इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक मान्यताओं को तार्किक, यानी जो स्कोलेस्टिक पद्धति थी उसके अंदर क्या कहा जाता था? धार्मिक मान्यताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, तब जबकि ये धार्मिक मान्यताओं का पूरी तरह से विरोध करते हैं या विखंडन करते हैं। यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहला, वो राजतंत्र के समर्थक थे
और वो चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे। दूसरा, उनकी बुक डी कॉर्पोरे लेवियाथन, और लेवियाथन किस भाषा में लिखी गई थी? इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। और वो यांत्रिक भौतिकवाद पर ज़्यादा बल देते हैं। उनका कहना है कि अणु स्वतः गतिशील होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उन्होंने अपनी रचनाओं में भौतिकवाद, यांत्रिक भौतिक अणु, ज्यामिति, मनोविज्ञान, इनकी सहायता से उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है, ना कि इतिहास और नैतिकता से। और इन्होंने स्कोलेस्टिक्स पद्धति है उसका भी विरोध करा है, क्योंकि वो धर्म की मान्यताओं पर आधारित पद्धति थी। राज्य की प्रकृति के बारे में थॉमस हॉब्स के क्या विचार हैं? वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। राज्य मानव द्वारा निर्मित होता है, यानी राज्य को मनुष्य बनाता है, ना कि ये एक प्राकृतिक संस्था है। यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग में सबसे पहले यह विचार यानी राज्य मानव द्वारा निर्मित संस्था है, ये किसने दिया था? तो यह विचार आपका थॉमस हॉब्स ने दिया था। नहीं तो इससे पहले के विचारकों का मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जबकि राज्य मानव द्वारा निर्मित संस्था है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है और यह मानव निर्मित संस्था है, ना कि देवी है, यानी देवी देवताओं ने नहीं बनाया, ना ही ये प्राकृतिक है। तो इस तरह से राज्य के समर्थक, यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं, जबकि आंगिक राज्य को मानने वाले राज्य को ज़्यादा समर्थन देते हैं। आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो आंगिक राज्य का महत्व कहाँ आता है? जब आंगिक राज्य में व्यक्ति को कम महत्व दिया जाता है, अपितु राज्य को ज़्यादा दिया जाता है। जबकि जो मानव द्वारा संस्था है या यंत्र द्वारा संस्था है, तो उसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हॉब्स, लॉक, बेंथम, मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। इसका मतलब राज्य को वो प्राकृतिक संस्था नहीं मानते। व्यक्तिवाद के बारे में विचार था। जो व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म है वो आधुनिक युग में हुआ। इसके अंदर व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन, यानी जितने भी आपके व्यक्तिवादी समर्थक हैं वो राज्य को, व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन। यानी जब साधन माना जाता है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य को बनाया है, ना कि राज्य ने व्यक्ति को बनाया है। थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं, आप इन चीज़ों से समझ सकते हो। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ है, यानी थॉमस हॉब्स थे जिन्होंने समझौते का विचार रखा था कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते हुआ है और इसका मूल उद्देश्य है आत्म संरक्षण, यानी लोगों ने अपने हिसाब से बनाया जिससे उनकी रक्षा हो सके। तो इस तरह से वो दैवीय सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और थॉमस हॉब्स यहाँ तक यह बात कहते हैं कि अगर राज्य व्यक्ति के आत्म संरक्षण में असफल हो जाता है तो राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं। जब एक चीज़ बताओ कि किसी चीज़, कोई संस्था इसलिए बनाई गई है कि वो व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे सके, जब वो व्यक्ति को प्रोटेक्शन ही नहीं दे सकती तो उस सभ्यता का या उस राज्य का क्या महत्व है? तो इस तरह से उनके व्यक्तिवाद के बारे में ये विचार थे। और उन्होंने ये कहा है कि अगर हम व्यक्तिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसका आत्म संरक्षण करना चाहते हैं तो निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया उन्होंने। तो थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। व्यक्तिवाद साध्य है और पूर्ण सत्तावाद साधन है। पूर्ण सत्तावाद का मतलब होता है कि जब हम निरंकुश राजा को अपनी सारी शक्तियाँ सौंप देते हैं तो उसको पूर्ण सत्तावाद कहा जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से ही लालची, दुष्ट, स्वार्थी और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है और व्यक्ति की इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार जो समाज की स्थिति है, उन्होंने समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा है। समाज को आणविक प्रकृति बनाया है। इसका मतलब है समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। जिस तरह से हमने साइंस में पढ़ा है कि किस तरह से एटम या अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, उसी तरह से समाज व्यक्ति का समूह है और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति का जो दृष्टिकोण दिया है वो बिल्कुल ही दुष्ट, लालची और स्वार्थी बताया, यानी उन्होंने व्यक्ति को अच्छा नहीं बताया और समाज को भी उन्होंने कृत्रिम राज्य की संज्ञा दी है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? उनके अनुसार
प्राकृतिक अवस्था से पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। यानी सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा है। यानी जैसा आप देखोगे कि कई विचारकों ने राज्य को ही प्राकृतिक अवस्था बताया, जबकि ये बोलते हैं कि जब तक राज्य नहीं बना था, सामाजिक समझौता नहीं हुआ था, तो उससे पहले की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। और उस अवस्था में क्या होता था कि सभी के लिए विरुद्ध, सभी के लिए संघर्ष की अवस्था थी। यानी लड़ाई होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे, तो समाज और संपत्ति सभ्यता का कोई भी अस्तित्व नहीं था। मनुष्य जीवन था वो पाशविकता, पशुओं की तरह जीते थे, क्षणिकता, कभी भी ख़त्म हो सकता था, बर्बरता यानी वो बहुत बुरा, यानी आदि मानव जैसी स्थिति की उन्होंने संकल्पना करी है, क्योंकि वहाँ पर नैतिकता नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। इसका मतलब है उनके अनुसार जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि उन्होंने बर्बर बताया है, उन्हें पाशविक बताया, पशुओं के समान बताया है। प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ एक ही अधिकार था जो व्यक्तियों के पास था, शक्ति ही अधिकार है। यानी व्यक्ति अपनी शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकता है, दूसरे को हरा सकता है। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा टाइम तक नहीं रही। लोगों ने आगे प्राकृतिक विधि द्वारा सामाजिक समझौता किया। प्राकृतिक विधि, इन्होंने यही कहा है कि मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। इन्होंने कहा कि मनुष्य ने अपने विवेक का इस्तेमाल करा और इन्होंने प्राकृतिक विधि से निकलकर सामाजिक समझौते की स्थापना करी। तो इन्होंने कुछ नियम बताए हैं, 19 नियम हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने प्राकृतिक विधि का उल्लेख करा है। इसमें 3 महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग या छोड़ना चाहिए और परस्पर समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौते की। तो सबसे पहले हॉब्स ने सामाजिक समझौते का नियम दिया है और इसका मतलब होता है व्यक्ति व समुदायों ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। यानी व्यक्तियों ने क्या करा, जब समाज में प्राकृतिक अवस्था थी जहाँ लड़ाई झगड़े होते थे, मनुष्य स्वार्थी था, पाशविक था, पशुओं की तरह जीवन जीता था, बर्बर था, तब उन्होंने क्या करा, आपस में मिलकर समुदाय का निर्माण करा। ये बहुत इम्पोर्टेंट इनका कथन है और ये पेपर में पूछा जाता है। मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्तें यह हैं कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। तो इस प्रकार से राज्य के साथ इनका समझौता हुआ और इन्होंने क्या करा, अपने आत्मसंरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सारी शक्तियाँ सर्वोच्च राजा को सौंप दी। तो हम कह सकते हैं समझौते का परिणाम क्या निकला, राज्य या राजा। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल अधिकार बुद्धि, शक्ति और उपयोगिता है, क्योंकि लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करा और अपने आत्मसंरक्षण के लिए इन्होंने राज्य या राजा के साथ समझौता किया। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर राज्य या राजा आत्मसंरक्षण नहीं कर पाता किसी व्यक्ति का, तो उन्हें क्रांति या हिंसा करने का भी अधिकार है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। हैकर ने कहा है थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत भी है, क्योंकि सभी लोगों की आपस में सहमति बनी तब ही ये समझौता कहलाया है। अब हम समझौते की विधि की तरफ चल लेते हैं। तो केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ। यहाँ आप एक बात क्लियर कर लेना, क्योंकि समझौते की विधि हॉब्स ने भी दी है, लॉक ने भी दी है, रूसो ने भी दी है, लेकिन तीनों के समझौते में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने क्या करा, एक ही समझौता हुआ, सीधा राज्य, सरकार व समाज का निर्माण हो गया। इन्हें बार बार अलग से जैसे सरकार या समाज या राज्य को अलग अलग समझौता नहीं करना पड़ा और इनका मेन पर्पस क्या था, आत्मसंरक्षण करना। और राज्य, समाज व सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं, क्योंकि ये मनुष्य ने बनाई हैं। इन्होंने कहा था अगर समझौता भंग हो जाता है तो मनुष्य दोबारा प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएंगे और वो अवस्था अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो पाशविक बर्बर समझौता है। तो इन्होंने सभी अपने समझौते के द्वारा सभी व्यक्तियों ने राजा को सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता। इसका मतलब अगर उन्होंने समझौता किया है तो अपने सारे अधिकार
सारी शक्तियाँ किसको सौंप दी हैं उन्होंने? राजा को। अब उनके पास कोई भी अधिकार नहीं बचा है। संप्रभुता। थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है, यानी उन्होंने सर्वोच्च शक्तिशाली असीमित निरंकुश राज्य की स्थापना करी है। थॉमस हॉब्स के पहले बोंदा थे, उन्होंने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन ये इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो सबसे पहले बोंदा ने दिया था। संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाता है। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। इससे पहले चर्च को सारी शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन जब राज्य बनता है सामाजिक समझौते द्वारा, तो चर्च की भी सारी शक्तियां राज्य के अधीन हो जाती हैं। उन्होंने राजा को पूर्ण सत्तावादी माना है, और उनके कहने का मतलब है कि संप्रभु का आदेश ही विधि है, मतलब जो राजा आदेश दे वही सारी चीज़ें कानून हैं। उन्होंने राज्य, सरकार व समाज में कोई भी अंतर नहीं माना। उसने सरकार के अंगों में भी विभाजन नहीं करा है। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी कोई अंतर नहीं करा है। स्वतंत्रता, तो उन्होंने कहा था कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, यानी कानून चुप रहे वही स्वतंत्रता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें अराजकतावाद दिखाई पड़ती है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता नहीं दी। यहाँ हम शक्ति के सिद्धांत की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। जब दो व्यक्ति या कोई समूह मिलकर आपसे समझौते करते हैं, तभी हम शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स का महत्व क्या है? तो उदारवाद का दार्शनिक आधार भी अंतर्निहित है, क्योंकि उदारवाद में क्या होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को उन्होंने एक उपयोगी संस्था माना। अब हम बात करते हैं कि थॉमस हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था, जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे, और दूसरा था डिगर्स, वो मांग कर रहे थे आर्थिक समानता की। राजनीतिक समानता यानी राजनीति में सभी लोग समान हो, और आर्थिक समानता यानी पैसों से सभी लोग समान हो। थॉमस हॉब्स की जो पहली रचना है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है, यानी ये कहते थे कि कानून न्याय भी है और अन्याय भी करते हैं। जो कोई विधि से विपरीत नहीं है, लेकिन फिर भी कानून अन्यायोचित नहीं माना जाता। थॉम हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना है लेवियाथन, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। ये मैंने आपको पहले भी बता दी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लेरेंडन जो उनके ही साथ के विचार रखते और हॉब्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। और कहाँ जलाया था? उन्होंने ऑक्सफोर्ड विद्यालय में जला दिया था। हॉब्स ने डी कॉर्पोरे डी सिवे नामक लैटिन में लिखी है। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है। एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की रचना है। ए डायलॉग ऑन द सिविल्स वॉर, ये सभी हॉब्स की प्रमुख रचनाएं हैं। विचारकों का क्रम, आप कुछ ये विचारकों के क्रम भी पूछे जाते हैं। बोंदा, जिन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया था 1530 से 1530 से 1596। तो इस तरह से पहले हॉब्स आए, लॉक आए, फिर रूसो आए हैं। तो हम वन बाय वन करके इन्हें पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा सॉरी हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकती, बट मैं अगेन नेक्स्ट नेट के एग्ज़ाम के लिए नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, और नोट्स के थ्रू ही वन बाय वन सभी टॉपिक्स क्लियर करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई अगर कहीं कठिनाई होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको कुछ सजेशंस देनी है तो आप उन्हें भी पॉजिटिव वे में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।